बाद बीजीपी भी है, बट आपको वो सिलेबस में नहीं है, राइट। वो जब आप सीसीएनपी इंटरप्राइज करेंगे तब आप बीजीपी देखेंगे, ठीक है। सो ओएस पे भी से लास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, आई मीन राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। राउटर्स में अभी और भी चीज़ें बाकी है, राइट। एसीएल है, नेट है, एचएसआरपी है, IPv6 है। तो ये जो टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद वी विल गो फॉर स्विचिंग पार्ट, राइट। स्विचिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्विचिंग बहुत छोटी है, 4 क्लासेस हैं सिर्फ स्विचिंग में, ठीक है। तो 4 क्लासेस स्विचिंग है, 2 क्लासेस नेटवर्क सिक्योरिटी और 1 क्लास वायरलेस, 1 क्लास ऑटोमेशन, राइट। तो आफ्टर राउटर पोर्शन खत्म होने के बाद 4 2 6 7 क्लासेस, राइट। तो राउटर होने के बाद 7 क्लासेस रहेंगी, उसमें हमारा रेस्ट ऑफ से, क्योंकि जो सबसे लार्ज पोर्शन है वो राउटर पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद जब बाकी जो है वो सब एक एक दिन की क्लास है, राइट। उसमें हम सब बेसिक्स पढ़ते हैं, सीसीएनए मिक्सअप है, मैंने आपको पहले बताया था। इसमें हम थोड़ा सिक्योरिटी भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ऑटोमेशन भी रहेगा, थोड़ा सा वायरलेस भी रहेगा, राइट। तो होता क्या है, आपको ओवरऑल सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में एक आइडिया होता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, किस चीज़ का क्या काम है, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, अपने करियर को डिसाइड करने में ईजिली हो जाएगा कि आपको किस ट्रैक में आपको जाना होगा, राइट। कौन सा ट्रैक आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप इंटरप्राइज नेटवर्क में आगे बढ़ते हैं, तो आप इंटरप्राइज में मोस्ट ऑफ राउटिंग स्विचिंग और क्यूएस पे ज़्यादा काम करते हैं, राउटिंग स्विचिंग में। जैसे इंटरप्राइज नेटवर्क का मतलब समझते हैं ना, और द मीन्स ऑफ इंटरप्राइज, इंटरप्राइज मीन्स इनसाइड कंपनी का नेटवर्क, राइट। इनसाइड द नेटवर्क, इंट्रानेट, सिंपली इंट्रानेट, तो इंटरनेट कहलाएगा इंटरप्राइज नेटवर्क, ठीक है। और बाहर का नेटवर्क इंटरनेट। तो आप इंटरप्राइज नेटवर्क में आप इंट्रानेट को मैनेज करना देखते हैं कि किस तरह से कंपनी के नेटवर्क को आप डिजाइन कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क लाइफ सर्कल, है ना, लाइफ सर्कल। तो इसमें आप यही चीज़ें यहाँ पे देखते हैं इंटरप्राइज में। अगर आप सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी सीसीएनपी सिक्योरिटी कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। सो सिक्योरिटी अलग ट्रैक है, और उसके बाद हमारा जैसे सर्विस प्रोवाइडर ट्रैक भी है। तो एंटरप्राइज और सर्विस प्रोवाइडर ऑलमोस्ट एक ही होता है, मतलब उनका ट्रैक इजी होता है समझना, ठीक है। तो ये आप डिसाइड, आप अगर हैकिंग में जाना चाहते हैं, देखो नेटवर्क सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में कंफ्यूज मत होना। दे आर 3 ट्रैक्स, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इन तीनों की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, बट इनका सिलेबस आप बोल सकते हैं काफी हद तक कॉमन होता है। मतलब एक नेटवर्क सिक्योरिटी वाला एथिकल हैक में भी जा सकता है, और एक एथिकल हैकर नेटवर्क सिक्योरिटी में भी आ सकता है, और वो साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकता है। लेकिन आपको स्पेसिफिक उस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करने के लिए आपको कुछ अलग चीजें सीखनी पड़ती है। जैसे होता ना कि ऐसा समझो कि आ, हमारे कोई भी क्राइम हुआ, तो उसको रोकने के लिए अलग टीम होती है ना, इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, पुलिस होती है, उसके बाद सीबीआई होती है। ये सब चीजें क्यों बनाई? लेकिन है तो सारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ना, ये सब चीजें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी तरह जो सिक्योरिटी में नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट ट्रैक, एथिकल हैकिंग इज अ डिफरेंट ट्रैक, एंड साइबर सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट ट्रैक। सिलेबस कॉमन होता है उनका, मोस्ट ऑफ सिलेबस 80% 70% जो सिलेबस है वो कॉमन है। नेटवर्क सिक्योरिटी में आप क्या सीखेंगे, आप एंटरप्राइज नेटवर्क सिक्योरिटी सीखेंगे, जिसमें आप बीपीएन और फायरवॉल्स पे काम करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। तो नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे आप सीसीएनपी सिक्योरिटी करते हैं, तो आप किस पे काम करेंगे, फायरवॉल पे काम करेंगे, बीपीएन पे काम करेंगे। आपको पता नहीं बीपीएन क्या है, आगे डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स की बीपीएन होते हैं, बीपीएन होता क्या है। बीपीएन का मतलब होता है टनल। देखो बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊं बीपीएन क्या है। फ्लाईओवर देखा है ना आपने सब ने, फ्लाईओवर क्यों बनाते हैं फ्लाईओवर? फ्लाईओवर फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से रोड से 2 रोड को, जैसे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई आए तो उसमें डिस्टर्ब हो ट्रैफिक, तो हम क्या कहते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं। मतलब एक साइड से जब ट्रैफिक एंटर होगा तो वो दूसरे एंड पे ही रिसीव, मतलब उतर पाएगा, मतलब बीच में कोई आने जाने की रास्ता नहीं। समझ में आया? तो उसको फ्लाईओवर है। तो यही आप ऐसा समझो कि बीपीएन का होता है वो वर्चुअल टनल, एक टनल क्रिएट करना। और वो टनल होगी वर्चुअल, फिजिकल नहीं होगी। जैसे हम दिल्ली से मुंबई के बीच में एक वर्चुअल टनल बना लें, तो दिल्ली ब्रांच से जब डेटा एग्जिट होगा तो मुंबई ब्रांच में ही रिसीव होगा। फिजिकली वो हजारों राउटर से होके जा रहा है, फिजिकली उसमें काफी राउटर हैं, पर वर्चुअल एक टनल होगी।
जैसे कि मेरे मान के चलो एसबीआई की एक ब्रांच है, तो वो ब्रांच उसके डेटा सेंटर से एक वर्चुअल टनल से कनेक्टेड है। अब उसके दो तरीके, या फिर एसबीआई खुद की केबल बिछा ले। पहले क्या है, जैसे नोएडा में उसकी ब्रांच है, तो क्या करें, नोएडा से केबल खींच के ले जाए और जहां उसका डेटा सेंटर है वहां तक लेके जाए। कनेक्ट हो गई, किसी की जरूरत ही नहीं है, आपका नेटवर्क सिक्योर। उसमें तो आपका ही खुद का ही केबल है ना, उसमें किसी दूसरी कस्टमर के केबल आ ही नहीं सकता, तो आपको हैकिंग होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया? लेकिन क्या हर कंपनी ऐसा करेगी? कितना एक्सपेंसिव होगा आप सोचो। एसबीआई की 5,000 ब्रांचेस हैं, आप 5,000 ब्रांचेस को अपनी खुद की केबल लेट डाउन करेगा, तो वो खुद नहीं कहेगा मैं बैंकिंग हूँ, को सर्विस प्रोवाइडर हूँ, है ना। अब उसका काम केबल बिछाने का नहीं है, तो वो क्या आईएसपी के पास पहुंचेगा, आईएसपी से बोलेगा भाई तुमने पहले से केबल बिछा रखी है, बोले हाँ मैंने बिछा रखी है। बोलेगा भाई मुझे नोएडा से लेके हैदराबाद में डेटा सेंटर है, वो देखेगा भाई नोएडा से हैदराबाद के बीच में मुझे भाई एक केबल ला के दो, आप व्यवस्था कर दो एक केबल की, ठीक है, जिसको बोलते हैं लीज लाइन। तो पहली होती है लीज लाइन, तो लीज लाइन से हम आईएसपी से बोलते हैं कि भाई आपकी इतनी सारी केबल्स है, एक केबल मुझे रेंट पे दे दो, ठीक है। ये लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मतलब कि 2 Mbps की लीज लाइन की कॉस्ट होती है तकरीबन 1.5 लाख पर मंथ। पेटीएम 2.5 लाख रुपए देता है 2 Mbps लीज लाइन के, आरबीआई तक के लिए जो उसने लीज लाइन ले रखी है, जिसमें पूरे यूपीआई ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है। लीज लाइन का मतलब ऐसा होगा कि आपने खुद की केबल बिछा ली, लेकिन वो होगी आईएसपी की, वो आपने नहीं बिछाई। आईएसपी की केबल आपने ऐसे रेंट पे ले ली, ऐसे समझो। जब तक आप रेंट देंगे वो केबल आपकी। दूसरा तरीका है एक वर्चुअल टनल बनाने का, जिसको बोलते हैं वीपीएन, राइट। तो हम आईएसपी से लीज ना ले लेंगे, हम नॉर्मल एक बिजनेस कनेक्शन ले लेंगे विद हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी। आपको होम बेस में पब्लिक आईपी नहीं मिलती, पता है ना आपको। एक ही पब्लिक आईपी पे वो काफी ब्रॉडबैंड चलाता है। आपके पास ब्रॉडबैंड ले रखा है, अपने पड़ोसी ने ब्रॉडबैंड ले रखा है, अगर आपने नहीं ले रखा तो सबसे पहले ब्रॉडबैंड लो, होम बेस राउटर है, उसका एक्सेस लो, छेड़छाड़ करो, काफी चीजें समझ में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हम उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक चीजों की कुछ आइडिया होगा कि हाउ एक्चुअली इंटरनेट वर्क, ठीक है, चीजें कैसे काम करती है इसके अंदर। मेरे बात समझ में आया? तो ब्रॉडबैंड नहीं है तो घर पे ऐड ब्रॉडबैंड लो, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस चीज तो हो कम से कम आपके पास। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो घर में ब्रॉडबैंड नहीं है, 500 रुपये पर मंथ का मिल जाएगा, कोई खास खर्चा नहीं है, 500 रुपये 600 रुपये पर मंथ का चार्ज रहता है। 2-4 महीने के लिए ले लो, जब तक आपका सीजन चल रहा है, इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है, वो बहुत सिंपल नेटवर्क होता है, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो वीपीएन टनल के लिए बस पब्लिक आईपी चाहिए, तो पब्लिक आईपी के थ्रू एसबीआई ब्रांच अपने डेटा सेंटर के बीच में एक टनल क्रिएट करेगा, एक वर्चुअल टनल, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी। उस वर्चुअल टनल का मतलब होगा कि जब एसबीआई ब्रांच से डेटा जाएगा तो वो उसके डेटा सेंटर में ही रिसीव होगा, बीच में ना कोई एंट्री ना एग्जिट। समझ में आया? ठीक है, तो हम आते हैं इस टॉपिक पे। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, एक दिन में नहीं होगा, आज और कल लगेगा इसमें। ठीक है, सो ये आज हमारा टॉपिक है ओएसपीएफ, ओएसपीएफ ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। कैटेगरी की बात करें तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डायनेमिक राउटिंग में आईजीपी, आईजीपी के अंदर लिंक स्टेट, राइट। तो ये लिंक स्टेट यूज करता है, एसपीएफ भी बोल देते हैं हम, सॉर्टेड पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम, आइदर डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम। बेसिकली जो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम है ना, ये नेविगेशन मैप के लिए डेवलप की गई थी, ये राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए डेवलप नहीं की गई थी। और आज भी इसको नेविगेशन मैप में यूज़ किया जाता है डायस्ट्रा को। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं बेस्ट पाथ के लिए, जैसे आपने गूगल मैप खोला, आपको गुड़गांव जाना है, गूगल आपको एक बेस्ट पाथ बताएगा मल्टीपल फैक्टर को कंसिडर करके, ट्रैफिक कितना है, डिस्टेंस कितनी है, रोड कैसी है, सब कुछ बहुत सारा। तो बताओ गूगल को कैसे पता चलता है कि कितना ट्रैफिक है रोड पे?
कौन से सिग्नल से? तो अरे तो हर जगह हर रोड पे थोड़ा सैटेलाइट 24 घंटे वो रखाएगा क्या? देखो एक्चुअली होता क्या है कि आप जो स्मार्टफोन होते हैं ना, जिस एरिया में जो जितने ज्यादा स्मार्टफोन होंगे उससे उसको पता चलेगा कितना ट्रैफिक है। अगर आप लोग सिर्फ गाड़ियां ना जाके हुए सिर्फ स्मार्टफोन लेके सड़क पे खड़े हो जाएंगे तो गूगल आपको बताएगा ट्रैफिक है। समझा यहाँ? गाड़ियां भीड़ है। तो स्मार्टफोन जो आप जीपीएस चालू करते हैं, मतलब जो लोकेशन, उस लोकेशन सर्विस से गूगल पता करता है कि किस रोड पे कितना ट्रैफिक है और कौन सी रोड ज़्यादा फ्री है, कौन सा बेस्ट पाथ होगा। ठीक है, उससे पता करता है। अगर सब लोग एक साथ लोकेशन बंद कर देंगे तो गूगल को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो जो सैटेलाइट होते हैं वो 24 आवर्स नहीं देखते। समझाया? अर्थ रोटेट करती है, पता है ना? ठीक है, और किसी एक लोकेशन पे ज़्यादा देर सैटेलाइट को रखना बहुत मुश्किल है। होता है ना, सैटेलाइट भी कई टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो बहुत मुश्किल से रखते हैं, मतलब जो एक लोकेशन में फोकस करते हैं, घूमते रहते हैं बस। अर्थ घूमता है, वो भी घूमता है। कभी कभी जो हम देख और कुछ भी दिख जाता है, देखना और कुछ है, कुछ और कहीं गया, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं। समझ रहे हो? वहाँ पे कोई है नहीं ना धक्का लगाने के लिए सेट कर दिया ऐसा कि भाई इस एंगल पे सेट कर दो, और मुश्किल। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि एक्चुअली कितना ट्रैफिक है। हेलो, कोई क्वेश्चन है आपको रॉबिन? नहीं नहीं। ठीक है, माइक मैं बात को बंद कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो खोल लीजिएगा। ठीक है। सो इसके दो वर्जन है, वर्जन 2 वर्जन 3। वर्जन 2 है अभी 4 राउटिंग, वर्जन 3 है अभी 6 राउटिंग। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, मतलब सबको सपोर्ट करेगा, एफएलएसएम वीएलएसएम सभी चीज़ों को सपोर्ट करेगा। ये काफ़ी हद तक एआईजेपी जैसा काम करता है। एक्चुअली उल्टा बोलना चाहूँगा कि एआईजेपी जो होता है वो ओएसपीएफ जैसा काम करता है। ओएसपीएफ पहले आया था, एआईजेपी बाद में आया था, लेकिन हमने एआईजेपी पहले पढ़ा। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि ओएसपीएफ एआईजेपी की काफ़ी प्रॉपर्टी सेम है, राइट? जैसे कि एक बार अपडेट देने के बाद वो नेक्स्ट अपडेट तब देगा जब नेटवर्क में कोई चेंजेस होगा। अगर नेटवर्क में कोई चेंजेस नहीं है तो दे विल सेंड ओनली हेलो पैकेट्स। वो सिर्फ हेलो पैकेट भेजेंगे और बाकी कोई भी पैकेट एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक जब तक कोई नेटवर्क रिमूव ऐड नहीं हो जाता, मतलब कि कोई चेंजेस ना हो जाए नेटवर्क। और अगर कोई चेंजेस होता है तो क्या भेजेंगे अपडेट में? जितना चेंजेस हुआ उतना भेजेंगे। जैसे आपने एक नेटवर्क 10.0 ऐड कर दिया तो वो सिर्फ अपडेट में 10.0 नेटवर्क को अपडेट करेगा, कंप्लीट एंटायर राउटिंग अपडेट नहीं देंगे। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी है एआईजेपी जैसी। और जैसे एआईजेपी पहले नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, देन वो आपस में अपडेट एक्सचेंज करेंगे, है ना? तो दोनों एआईजेपी ओएसपीएफ की प्रॉपर्टी सेम है। तो देखो होगा क्या, जैसे आपने दो राउटर है, ठीक है, आपने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया तो ये हेलो पैकेट भेजेगा, ये हेलो पैकेट भेजेगा। मान के चलो कि R1 को कोई हेलो पैकेट रिसीव हुआ, राइट? तो वो हेलो पैकेट को पहले खोल के देखेगा, पैरामीटर मैच कराएगा। अगर पैरामीटर मैच हो जाते हैं तो फिर नेबर एडजेंसी फॉर्म कर लेगा, राइट? मतलब नेबर एडजेंसी मतलब हम फ्रेंड्स बन गए, राइट? जब वो फ्रेंड्स बन जाएगा जिसको बोलेंगे नेबर एडजेंसी, आफ्टर दैट दे अपडेट देयर अपडेट, दे सेंड देयर अपडेट। उसके बाद क्या करेंगे? वो अपने अपडेट को शेयर करेंगे। अपडेट कौन से अपडेट? राउटिंग अपडेट। राउटिंग अपडेट मतलब जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी मैं अपने नेबर को भेज दूंगा, और नेबर के पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे भेज देगा, राइट? तो उस तरह पहले ईआरपी एंड ओएसपीएफ सेम काम करते हैं। तो पहले क्या करेंगे वो? फर्स्टली दे विल फॉर्म एजेंसी, आफ्टर दैट दे सेंड देयर अपडेट, और अपडेट देने के बाद वो सिर्फ क्या भेजते रहेंगे आपस में? हेलो पैकेट्स। नेक्स्ट अपडेट कब भेजेंगे वो? जब कोई नेटवर्क में चेंजेस होगा, कोई भी नेटवर्क ऐड रिमूव कुछ भी होता है, देन दे विल सेंड देयर अपडेट। ये सारी चीजें आप वाक शार्क से कैप्चर भी कर सकते हैं। ये सारी जो प्रोसेस हो रही है, इन सारी प्रोसेस को वाक शार्क से रियल टाइम कैप्चर कर सकते हैं। सारे तरह के पैकेट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं फर्क बताऊं कि रिप और ओएसपीएफ में फर्क क्या है, ऐसे मान के चलो कि आपके पड़ोस में कोई रहने आया, राइट? आपके लिए स्ट्रेंजर है, आप अननोन है उसके लिए। ठीक है, तो अगर आप रिप हैं तो पहले दिन ही मान के चलो आपके पास शुगर खत्म हो गई, आपके घर में शुगर नहीं है, पहले दिन ही भी कोई मतलब नहीं है, आप जानते नहीं जानते, पहले दिन ही मांगने पहुंच गए, भाई थोड़ा देना, चाय में कम पड़ गई है। ठीक है, अगर आप ईएचआरपी ओएसपीएफ है तो पहले आप जान पहचान बढ़ाएंगे, समझ में आया? आप उसको हेलो बोलेंगे, वो आपको हेलो बोलेगा, देन आप नाम बताएंगे, वो अपना नाम बताएगा, पूछेगा भाई क्या करते हो, सब मजा है कि नहीं,
तो आप कुछ टाइम बाद क्या बन जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे। जब आप फ्रेंड्स बनेंगे तो ही कोई अपडेट देंगे आपस में, तो आप ईयरजापी एंड ओएसपी। ये जो मेजर डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना, राइट। मोस्ट ऑफ इंटरव्यू आपसे कॉन्फ़िगरेशन कमांड नहीं पूछेंगे आपसे कि आपने उसको क्या कमांड से कॉन्फ़िगर किया था। एक्चुअली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वर्किंग प्रॉपर्टी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से आपको आइडिया होता है कि किस नेटवर्क में किस प्रोटोकॉल को एक्चुअली हमें यूज करना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो अभी मैं कुछ टाइम बाद और डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। अभी हम कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसका जो थोड़ी डिटेल्स है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दो तरह के टाइमर यूज करते हैं, जस्ट लाइक ईएचआरपी, सिर्फ दो ही है, एक हेलो एंड डेट। ठीक है, हेलो मतलब हेलो पैकेट को भेजने का, डेट मतलब हेलो पैकेट का वेट करने का। ठीक है, और ये होगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक फॉर पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होगा कि एक राउटर से आपने दूसरा राउटर कनेक्ट कर रखा है, दैट कॉल पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने एक राउटर से बीच में एक स्विच कनेक्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये कुछ ऐसा होता, बीच में एक स्विच आ जाता और यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड होते, तो ये कनेक्टिविटी किस टाइप की कहलाएगी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो इसका एक इंटरफेस इन दोनों इंटरफेसेस से कनेक्ट होगा और आपको इन तीनों को एक ही नेटवर्क में आईपी देनी होगी। कैसे? इसको अगर आपने 10.1 दे दिया तो दूसरे को आपको 10.2 दे सकते हैं, तीसरे को आप 10.3 दे सकते हैं, तो नेटवर्क तीनों का सेम रहेगा। भले आप एक राउटर और कनेक्ट कर दे तो 10.4, मतलब नेटवर्क आपको सेम देना है, क्योंकि स्विच राउटिंग थोड़ा करता है, स्विच तो एक ब्रॉडकास्ट मीडिया है। ठीक है, तो इस तरह की कनेक्टिविटी क्या कहलाएगी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में टाइमर होंगे 30 फॉर हेलो, 120 फॉर डेट। ठीक है, so the it use a one default AD is a 110 is a default, right? We can change this value, right? तो एक और चीज, जो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो डिफरेंट वेंडर में अलग अलग हो सकती है। अब जैसे सिस्को 110 यूज करता है, जूनिपर जो राउटर्स होते हैं यहाँ पे सिर्फ 10 यूज करते हैं डिफॉल्ट, बट हम इसको बदल सकते हैं। दिस इज द डिफॉल्ट टाइमर बट वी कैन चेंज इट। We can't change it, is a multicast IP. You can't change the multicast IP. It's reserved for OSPF. So OSPF use two type of multicast IP, is a .5 and .6. .5 for all routers and .6 for DRBDR. What is the DRBDR? Build decision feature. लिख लिया, आगे बढ़े। बेसिकली इसमें कोई हॉप लिमिट नहीं है, तो यू कैन यूज फॉर इन्फिनिटी हॉप। मतलब आप लार्ज नेटवर्क में वो उस पे यूज कर सकते हैं।
255 मैक्स। डिफॉल्ट इज 100 बट यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटी टिल 255। SOIP protocol, when you use the SOIP protocol, it will show you how many hops is supporting. So just like EHRP is also maintained 3 types of table. The first is neighbor table, second is topology table, and third is routing table. ठीक है, तो बेसिकली जो नेबर टेबल होती है ट्रबल शूट की बड़े काम आती है। मान के चलो आपको पिंग नहीं हो रहा, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि सारे राउटर नेबर टेबल में आए कि नहीं आए, है ना। पहले चेक करेंगे कि नेबर रिलेशनशिप है कि नहीं है। जैसे मान के चलो आपने पड़ोसी को फोन किया, बोल रहे हैं कि भाई कुछ दे जा, कुछ भी लाइक XYZ, वो नहीं दे रहा, तो आप पता करेंगे ना भाई इसके साथ प्रॉब्लम क्या है पड़ोसी के साथ। तो जब आपका रीचेबिलिटी नहीं हो रही तो पहले आप चेक करेंगे क्या आपके राउटर ने नेबर के साथ नेबर रिलेशनशिप फॉर्म कर रखी है या नहीं कर रखी है। नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होती है तो फिर आपको ट्रबल शूट करना कि क्या प्रॉब्लम है कि नेबर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो पाई। तो नेबर टेबल ट्रबल शूटिंग के बड़े काम आती है। ठीक है, अगर रीचेबिलिटी नहीं, अगर नेबर टेबल में है और फिर भी रीचेबिलिटी नहीं है तो फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं। क्योंकि देखो एक्चुअली ट्रबल शूट में सबसे बड़ा इशू है ये पता करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये सबसे बड़ा टास्क है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना इजी होता है, वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, रीचेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है, ये पता करना एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मेथड हो कि मैं आपको वो पढ़ा दूं तो आप ट्रबल शूट सीख जाएंगे। ये आपकी नॉलेज ही है। ठीक है, जितना आपको नॉलेज होगी ट्रबल शूटिंग उतना आपके लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो बट आप कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं, उनको ध्यान रखना होता है कि अगर ये चीज़ ट्रबल शूट करना है तो इस चीज़ को देखो, अगर ये करना है तो इसको देखो। अब आते हैं मैट्रिक पे। तो बेसिकली इसकी मैट्रिक है, ईजी भी है कॉम्प्लेक्स भी है। वैसे देखा जाए तो इसकी मैट्रिक है लीस्ट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जिस भी लिंक से सबसे कम कॉस्ट होगी वो इस पेप के लिए बेस्ट बनेगा, राइट। और कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है रेफरेंस बैंडविड्थ, जो कि सिस्को में डिफॉल्ट 100 MPS होती है। कॉस्ट, कॉस्ट बस एक की वैल्यू है और कम वैल्यू के बिहाफ पे वो बेस्ट चूज करता है। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय द इंटरफेस बैंडविड्थ। जो आपकी इंटरफेस बैंडविड्थ होगी उसको रेफरेंस बैंडविड्थ से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो कॉस्ट कहलाएगी। और जिस भी पास से सबसे कम कॉस्ट होगा वो इस पेप के लिए बेस्ट बनेगा। मैं आता हूँ कैसे करते हैं कैलकुलेट। ये भी डिफॉल्ट है, मतलब इस रेफरेंस बैंडविड्थ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिफॉल्ट 100 MPS रहेगा।
अब देखो एक डायग्राम है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। चलो मान के चलो ऊपर वाला 1 Gbps नहीं, ऊपर वाला 10 Mbps की लिंक है सारी। ठीक है, ऊपर की सारी लिंक 10 Mbps है, नीचे की सारी लिंक 100 Mbps है। अब A to B जाने के लिए दो रास्ते हैं, या ऊपर वाला रास्ता ले सकता है, वो नीचे वाला रास्ता ले सकता है। अब दोनों में से OSPF को एक बेस्ट चूज करना है। तो OSPF रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी है? 100 Mbps। तो पहले इस लिंक को कैलकुलेट करते हैं। इस लिंक की स्पीड कितनी है? 10 Mbps। तो 100 डिवाइडेड बाय द 10, रिजल्ट कितना आएगा? 10। मतलब कॉस्ट कितनी आएगी? 10। तो इसके लिए कॉस्ट कितनी आएगी? 10। सेम इसके लिए भी कॉस्ट 10 आएगी, और इसके लिए भी कॉस्ट 10 आएगी। ठीक है, अब नीचे वाले के लिए कॉस्ट क्या आएगी? 100 डिवाइडेड बाय द 100। कौन बोला जीरो? भाई ऐसा मत करो यार। तो इज अ 1। ठीक है, इज अ 1 एंड 1। जो आपकी इंटरफेस की है, फास्ट इथरनेट 100 Mbps, गिग इंटरफेस है तो 1 Gbps, ईथरनेट है तो 10 Mbps, जो आपकी इंटरफेस की स्पीड होती है। ठीक है, अब देखिएगा OSPF में ऊपर वाले पास से जाता हूं तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 30। 10 प्लस 10 प्लस 10। अगर नीचे वाले पास से जाता हूं तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 2। तो बेस्ट कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला। जिस पाथ से सब कम कॉस्ट होगी OSPF के लिए वो बेस्ट बनेगा। समझ में आया? 100 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। ये सिस्को में डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है, इसको बोलते हैं रेफरेंस बैंडविड्थ। इसको आप बड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम या ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट भी इंपैक्ट होगी इसकी। अब हम देखते हैं कि इसको कम या ज्यादा कब कर सकते हैं। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट कि हाउ OSPF विल कैलकुलेट द पाथ? कैसे पाथ कैलकुलेट करेगा? बैंडविड्थ जो आएगी वैल्यू कॉस्ट, और जिस पाथ से सबसे कम कॉस्ट वो OSPF के लिए बेस्ट। तो 100 अब देखा जाए तो जो हाई स्पीड होगा OSPF उसी को कैलकुलेट करेगा, क्योंकि जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, मतलब जिसकी, क्योंकि हो क्या रहा है, इंटरफेस बैंडविड्थ बढ़ेगी तो कॉस्ट क्या होगी? कम। इंटरफेस बैंडविड्थ अगर कम होगी तो कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा। तो एक तरह से OSPF किसको चूज करेगा? हायर बैंडविड्थ को। एक ही चीज को कंसीडर कर रहा है, सिर्फ बैंडविड्थ, बाकी किसी चीज को कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, और कॉस्ट एक से कम नहीं हो सकती। कॉस्ट कभी भी माइनस में नहीं होगी और एक में नहीं होगी, एक से कम नहीं होगी, ना जीरो होगी ना माइनस में होगी। मिनिमम कॉस्ट 1 होगी। ठीक है, अब मान के चलो ऊपर वाला पाथ 1 Gbps है, तो अब 100 डिवाइडेड बाय द 1 Gbps मतलब 1000। अब मैंने भी बताया कि इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो 1 है। 1 ही कैलकुलेट करेगा, मतलब 1 Gbps और 100 Mbps दोनों के केस में, या 1 Gbps से ऊपर के सारे लिंक्स के लिए, वो सब के लिए कॉस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर रेफरेंस बैंड भी जितनी होगी OSPF में, उससे ऊपर की बैंडविड्थ के बीच में उसको विजिबिलिटी नहीं पता होती है। वो डिफरेंस नहीं कर सकता 1 Gbps और 100 Mbps के बीच में, क्योंकि वो 1 Gbps के लिए कॉस्ट 1 कैलकुलेट कर रहा है और 100 Mbps के लिए भी कॉस्ट 1 कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर कुछ कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1 1 1। नीचे कॉस्ट क्या आएगी? 1 1। तो देखिएगा ऊपर वाले पास से जाने के लिए कॉस्ट आ रही है 3, नीचे वाले पास से कॉस्ट कितनी आ रही है? 2। कौन सा बेस्ट हो जाएगा? कौन सा होगा? 2 वाला होगा। अब देखो उसने 1 Gbps पाथ छोड़ के कौन सा चूज कर लिया? 100 Mbps। हम तो यही चाहेंगे ना 1 Gbps वाला पाथ चूज करे वो, ताकि जो एप्लीकेशन को ज्यादा अच्छी स्पीड मिल पाए। अगर एप्लीकेशन को अगर बैंडविड्थ ही नहीं मिलेगी तो वो स्लो काम करेंगे, है ना? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करना होगा? आपको रेफरेंस बैंडविड्थ बढ़ाना होगा। अगर मैं रेफरेंस बैंडविड्थ 1 Gbps कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1 Gbps के लिए, और 100 Mbps के लिए कितने लेगा फिर वो? 1000 डिवाइडेड बाय 100 कितनी हो जाएगी? 10। तो नीचे कितना कैलकुलेट करेगा वो? 10 10। तो देखेगा नीचे पास से जाने के लिए कॉस्ट 20, ऊपर वाले पास से जाने के लिए 3। अब कौन सा बेस्ट हो जाएगा? ऊपर वाला।
बात समझ में आई कि किस कंडीशन में आपको रेफरेंस बैंडविड्थ बढ़ा देनी है। अगर रेफरेंस बैंडविड्थ से हायर लिंक आपकी नेटवर्क में है तो फिर आपको रेफरेंस बैंडविड्थ बढ़ानी होगी, अगर आप चाहते हैं कि वो सही बेस्ट पाथ चूज करे। समझ में आई व्हाट इज द मैट्रिक क्या है? तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैट्रिक ऑफ ओएसपीएफ, इसका क्या आंसर होगा? लीस्ट कॉस्ट। हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट? बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मैट्रिक ऑफ ओएसपीएफ, तो मैट्रिक ऑफ ओएसपीएफ इज अ लीस्ट कॉस्ट एंड कॉस्ट कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय द इंटरफेस बैंडविड्थ। समझ में आ गया? पॉइंट वन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है लाइक रेफरेंस बैंडविड्थ है 100 एमबीपीएस के फोन और हमारा इंटरफेस बैंडविड्थ है 1 जीबी, तो डिवाइड करने के बाद हमें आएगा 0.1 ऐसे आएगा। तो आपको वन मिनिमम कॉस्ट इज वन, सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको 1 के असाइन कर देगा। सर डेसिमल वैल्यू आ गया तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल वैल्यू हमेशा वन में ही रहेगी, 1, 4, 10, 20 इस तरह रहती है। 3.5 आए तो कभी 3 नहीं होगा ना, 4 ही होगा। 3.5 कभी आएगी नहीं, क्योंकि जो स्पीड होती है आप सिर्फ कर सकते हैं 10 या 100 या 1 Gbps या 10 Gbps, ये फिक्स होती है। आप सोचो 50 Mbps कर दूं तो नहीं होगी, फिक्स है ये।
ये आपको दिख रही है पीडीएफ? इसमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ो पूरा, ये सारी लाइंस दिख रहा है कि जूम करूं? एक्चुअली बैक पेन हो रहा था, पता नहीं सर, नहीं बैक पेन, मैं शायद रात में सही नहीं सो रहा, गलत तरीके से सो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स पढ़ना यहाँ से यहाँ तक ऊपर, जहाँ तक भी मैंने लिखा है 5 मिनट है, पढ़ो आप, तो समझते हैं। इसमें जो ये लाइन जरूर पढ़ना, इम्पोर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखी है। डिस्टेंस मीन्स एक तरह से द स्टेटस और नेटवर्क, कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द इंटरफेस। ठीक है, सो हम ये देख लेते हैं पूरी लाइन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है। ये हम कल देखेंगे कि इसकी जो हायरार्की है वो एरिया में क्यों डिवाइड कर रखी है। ठीक है, वो स्पिल फॉर्म नेबर रिलेशनशिप विद एडजेंस राउटर द सेम एरिया। तो फर्स्ट दे विल फॉर्म ए नेबर एडजेंसी। जो मेजर डिफरेंट है वो ये है कि EIGRP और RIP अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं, और OSPF अपने डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स के स्टेटस को एडवर्टाइज करते हैं, राइट। इसलिए हम इसको बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, LSA। तो जहाँ पे हम अभी तक राउट बोलते आ रहे थे, OSPF में उसको हम यूज़ करेंगे LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो OSPF will exchange LSA to their neighbor और neighbor will exchange their update। ठीक है, OSPF send update LSA, update means LSA when there are any changes, मुझे मैं बता ही चुका हूँ, और हर 30 मिनट में वो रिफ्रेश करेगा। दिस इज द मल्टीकास्ट IP। डायरेक्स्ट्रा यूज़ करता है अपने कैलकुलेशन में, क्लासलेस है, VLSM को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये IP राउटिंग ही सपोर्ट करता है, AD बाय डिफॉल्ट 10 है, कॉस्ट के बिहाफ पे करता है, कोई हॉप लिमिट नहीं है।
LSA एक्चुअली इट इज अ डेटाबेस ऑफ एंटायर टोपोलॉजी। देखो होता क्या था कि रिप ओरियाज अभी भी क्या था कि मेरे पास डेस्टिनेशन के लिए मान के चलो कि 10 रास्ते हैं, तो 10 में से मैं एक ही रास्ता बेस्ट चूज करूँ, वही बेस्ट अपना नेबर को मैं एडवर्टाइज करूँ, राइट। तो नेबर को मैंने सिर्फ बेस्ट बताया, मेरे पास 10 रास्ते थे, मैंने वो नहीं बताया, उन 10 में से जो बेस्ट था वो मैंने अपने नेबर को बताया, और नेबर ने भी अपने नेबर को वही रास्ता बताया जो मैंने उसको बताया। मतलब कि उन्हें टोपोलॉजी के बारे में पता नहीं। बट ओएसपीएफ मैं मेरे पास डेस्टिनेशन तक जाने के लिए 10 रास्ते हैं, तो 10 में से एक जो बेस्ट होगा वो बताऊंगा अपने नेबर को, और प्लस जितने भी 9 अल्टरनेट पाथ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा अपने नेबर को। समझ में आया? तो ये कंप्लीट डेटाबेस को एक्सचेंज करता है, इसलिए हम इसको एलएसए बोलते हैं। ये ईआरपी में भी ऐसे करते हैं लाइक सक्सेसर। वो एक्चुअली वो डिस्टेंस वेक्टर ही है, थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी उसको आपको दिखाई देती है लिंक स्टेट, तो वो सिर्फ 2 ही पाथ मेंटेन करता है, बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट। बट ओएसपीएफ पूरा डेटाबेस मेंटेन करता है। समझ में आया? मतलब मान के चलो कि एक ओएसपीएफ में 100 राउटर्स हैं, तो हर एक राउटर को बाकी 99 राउटर्स तक जाने की जितनी भी पॉसिबल पाथ है उन सब की इंफॉर्मेशन, हर राउटर को। इसी को बोलते हैं हम LSDB। तो राउटर उन OSPF राउटर विल एक्सचेंज LSA and they maintain LSDB. LSDB is a link state database table. तो राउटर LSA एक्सचेंज करेंगे और LSDB मेंटेन करेंगे। किस में मेंटेन करेंगे? टोपोलॉजी टेबल में मेंटेन करेंगे LSDB को। LSDB मतलब लिंक स्टेट डेटाबेस टेबल। डेटाबेस मतलब लिंक LSA की टेबल। समझ में आया? LSA का डेटाबेस उसको बोलेंगे LSDB। अब समझ में आया ये पॉइंट, क्या फर्क है दोनों के बीच में? ठीक है। सो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 3 तरह के टेबल मेंटेन करते हैं। और EHRP जो सॉरी OSPF जो है वो IP प्रोटोकॉल 88 को यूज़ करता है, सॉरी 89, ये यूज़ करता है IP प्रोटोकॉल नंबर 89। मैं आपको बताया था जब EHRP हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था OSPF 89 पे है। आप चाहें तो ये ब्राउज़र करके ब्राउजिंग में भी देख सकते हैं, सिंपली सर्च करना IP प्रोटोकॉल नंबर आए ना। तो इसका मतलब क्या है कि OSPF को TCP UDP से मतलब है क्या है? नहीं, बिकॉज इसका ओन ट्रांसपोर्ट लेयर है, खुद की ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो आप 89 पे जाएंगे, यू विल सी OSPF, राइट। RFC को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट कब आया। IPv6 के लिए लास्ट अपडेट आया था जुलाई 2008 में, इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। ठीक है। सो आई थिंक मुझे लगता है आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी हम कल करेंगे, तो कल हमारा OSPF खत्म हो जाएगा। ठीक है। और आपकी कल के बाद, कल क्लास है, परसों आपकी क्लास नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ। सो आपकी नेक्स्ट मंडे से जो क्लास है वो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन क्लास नहीं है नेक्स्ट वीक पूरा, सिर्फ ऑनलाइन। आप लैब करने आ सकते हैं, मैं नहीं मिलूंगा बस। और नेक्स्ट वीक में सिर्फ 2 दिन क्लास है आपकी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक सिर्फ 2 दिन क्लास है और वो भी ऑनलाइन है, और उसकी जो नेक्स्ट वीक है वो नॉर्मल ऑफलाइन। क्या? हाँ श्योर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम सेम कल मिलते हैं।